सुधा जी ड्राइंग रूम में बैठकर शांति से सुबह की चाय पी रही थी और टीवी पर आस्था चैनल देख रही थी। अनु किचन में पोहा बना रही थी। समीर डाइनिंग टेबल पर लैपटॉप खोलकर अपनी ऑफिस की मीटिंग की तैयारी कर रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, पर तभी ऊपर वाले फ्लोर के बाथरूम की मेन पाइपलाइन अचानक फट गई और सुधा जी के ठीक सामने टीवी के ऊपर से पानी का झरना बहने लगा। सुधा जी चीखते हुए बोली, अरे बाप रे बाप, ये गंगा जी हमारे ड्राइंग रूम में कहाँ से आ गई? समीर, अनु, जल्दी आओ, मेरा टीवी डूब रहा है। अरे कोई बाल्टी लाओ जल्दी। समीर और अनु दौड़ कर आते हैं। छत से पानी ऐसे गिर रहा था जैसे किसी ने फायर ब्रिगेड का पाइप खोल दिया हो। पूरे घर में पानी ही पानी हो गया था। समीर घबराते हुए कहता है, अरे यार, ये प्लम्बर ने कल ही तो ठीक किया था। पापा, मेन वाल्व बंद कीजिए जल्दी। शर्मा जी, समीर के पापा दौड़कर छत पर जाते हैं और वाल्व बंद कर देते हैं। पानी तो बंद हो गया, लेकिन घर की हालत ऐसी हो गई थी जैसे अभी अभी बाढ़ आई हो। सीलन की वजह से छत का एक बड़ा हिस्सा भी दरक गया था और प्लास्टर जमीन पर गिर रहा था। प्लम्बर और ठेकेदार ने आकर मुआयना किया। ठेकेदार ने कहा, सर, पाइपलाइन पूरी तरह सड़ गई है। पूरा फर्श और छत तोड़कर दोबारा से काम करना पड़ेगा। सीमेंट, बालू और तोड़फोड़, कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। और इस धूल मिट्टी में आप लोग यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। खासकर आंटी जी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी। सुधा जी धम से सोफे पर बैठ गई। हे भगवान, अब 20 दिन हम कहाँ धक्के खाएंगे? होटल का खर्चा तो लाखों में आएगा। और तुम्हारी बुआ जी के घर मैं जाऊंगी नहीं। वो औरत ताने मार मार कर मार डालेगी कि मेरे घर पर आकर पड़ गए हैं। अनु समीर की तरफ देखती है। उसे एक आइडिया आता है, पर वो बोलने में हिचकिचा रही थी। अनु थोड़ा डरते हुए कहती है, मम्मी जी, अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम मेरे मायके शिफ्ट हो सकते हैं। मेरा घर यहाँ से सिर्फ 30 मिनट दूर है। ऊपर का पूरा फर्स्ट फ्लोर खाली है। पापा मम्मी को भी बहुत अच्छा लगेगा। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। समीर थोड़ा असहज हो गया। सुधा जी ने तो ऐसे आंखें बड़ी कर ली जैसे अनु ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सुधा जी हैरान होकर बोली, क्या मायके? अनु बेटा, होश में तो है तू? हमारे समाज में बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता और तू कह रही है कि हम वहाँ अपना बोरिया बिस्तर लेकर 20 दिन के लिए बस जाएं? रिश्तेदार क्या कहेंगे कि लड़के वाले लड़की के टुकड़ों पर पल रहे हैं? नाक कट जाएगी मेरी किटी पार्टी वाली सहेलियों के सामने। समीर बात संभालते हुए कहता है, माँ, इसमें टुकड़ों पर पलने वाली क्या बात है? मजबूरी है। और अनु के मम्मी पापा हमारे भी तो पेरेंट्स जैसे ही है ना। इसमें नाक कटने वाली बात कहाँ से आ गई? सुधा जी समीर को घूरती है। तू चुप कर समीर, तुझे बड़ा घर जमाई बनने का शौक चढ़ रहा है। मेरे खानदान में आज तक किसी ने समधी के घर जाकर डेरा नहीं जमाया है। मैं तो किसी सस्ते लॉज में रह लूंगी, पर वहां नहीं जाऊंगी। तभी अनु के पापा का कॉल शर्मा जी के पास आता है। अनु ने उन्हें मैसेज करके सब बता दिया था। वो जानती थी उसकी सास उसके कहने से नहीं मानेगी, इसीलिए उसने पहले ही मैसेज कर दिया था। वर्मा जी ने फोन पर कहा, अरे शर्मा जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? घर में बाढ़ आ गई और आप लोग परेशान हो रहे हैं। हम समधी बाद में हैं, पहले दोस्त हैं। आप लोग अभी के अभी बैग पैक कीजिए। मेरा घर आपका ही घर है और अगर आप लोग नहीं आए तो मैं खुद अभी गाड़ी लेकर आपको लेने आ रहा हूँ। शर्मा जी बहुत सुलझे हुए और प्रैक्टिकल इंसान थे। वो वर्मा जी की बात मान गए। शर्मा जी फोन रखकर सुधा जी से कहते हैं, देखो सुधा, वर्मा जी इतने प्यार से हमें बुला रहे हैं तो हमें जाना होगा। और लॉजिकली देखा जाए तो ये सही भी है। अपनी झूठी ईगो को साइड रखो और बैग पैक करो। हमें अनु के घर जाना ही पड़ेगा, वरना ठेकेदार काम शुरू नहीं कर पाएंगे। सुधा जी मन मार कर उठती है और अपने कमरे में आकर अपना मुंह फुलाकर बैग में अपने सामान रखने लगती है। इधर अनु के घर में रमा जी, अनु की माँ, ऐसे भाग दौड़ कर रही थी जैसे कोई वीआईपी डेलीगेशन या कोई मिनिस्टर आ रहा हो। रमा जी नौकर को डांटते हुए कहती है, अरे रामू, वो गेस्ट रूम के पर्दे बदल जल्दी, वो पिंक वाले जो हमने पिछली दिवाली पर लिए थे। और सुन, शर्मा जी को शुगर है, उनके लिए बेकरी से बिना चीनी वाले बिस्किट और रसमलाई लेकर आ। और हाँ, सुधा जी को फोम वाले गद्दे पर नींद नहीं आती है, उनके लिए कोई रूई वाला गद्दा बिछा। हाँ। वर्मा जी अखबार पढ़ते हुए हंसते हुए कहते हैं, अरे रमा, आराम से, बीपी बढ़ा लोगी तुम अपना। वो लोग हमारी बेटी के ससुराल वाले हैं, कोई फॉरेन डेलीगेट्स नहीं है। अनु का ही घर है, वो सब एडजस्ट कर लेंगे। आप आदमियों को कुछ नहीं पता होता। मेरी बेटी वहाँ रहती है। अगर मैंने उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी छोड़ी तो मेरी अनु को जिंदगी भर ताने सुनने पड़ेंगे कि मायके वालों ने इज्जत नहीं की। मैं कोई चांस नहीं ले सकती जी। दामाद जी पहली बार रहने आ रहे हैं, कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। कुछ देर बाद रमा जी के घर के बाहर समीर की गाड़ी आकर रुकती है। समीर बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक थी।
एक लड़के के लिए अपनी पत्नी के मायके में मेहमान बनकर डिनर पर जाना एक बात है, लेकिन वहाँ अपना सूटकेस लेकर 20 दिन रहने जाना बिल्कुल अलग फीलिंग है। सुधा जी कार से ऐसे उतरती है जिसे उन्हें किसी सजा के लिए जेल लाया गया हो। रमा जी और वर्मा जी दरवाजे पर आरती की थाली लेकर खड़े थे। रमा जी खुशी से हाथ जोड़ती है। आइए आइए समधन जी, ये घर तो पावन हो गया आपके आने से। सुधा जी नकली स्माइल के साथ कहती है, बस रमा जी क्या करें, मजबूरी इंसान से क्या क्या करवाती है, वरना हम तो उन लोगों में से है जो बेटी के घर का पानी पीकर भी शगुन के पैसे रख देते हैं। आज तो पूरा का पूरा घर ही सर पर आ पड़ा है। रमा जी प्यार से कहती हैं, अरे समधन जी पानी की क्या बात कर रही हैं आप तो पूरा जूस पीजिए। और बेटियां पराई कहाँ होती है, ये आपका ही घर है। दामाद जी आइए अंदर आइए। अनु समीर का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचती है। अनु धीरे से समीर के कान में फुसफुसाती है, समीर आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं, रिलैक्स कीजिए, ये मेरा ही घर है। समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, यार अनु मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है, यहाँ सब मुझे दामाद जी करके ट्रीट कर रहे हैं। मैं सोफे पर बैठता हूँ तो रामू दौड़कर पीछे कुशन लगा देता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई राजा महाराजा हूँ। तो मजे लीजिए ना, दामादों वाली वीआईपी ट्रीटमेंट हर किसी को थोड़ी मिलती है, आप बस चिल कीजिए। कुछ देर बाद किचन में रमा जी और सुधा जी खड़ी हैं और उनके बीच अन्नू खड़ी है। रमा जी कहती है, समधन जी आप बाहर जाकर बैठिए ना, टीवी देखिए, मैं आपके लिए बढ़िया अदरक और इलायची वाली चाय लाती हूँ। सुधा जी किचन का स्लैब और मसाले के डब्बे चेक करते हुए कहती हैं, नहीं रमा जी मुझे अपने हाथ की ही चाय पीने की आदत है, मैं खुद बना लूंगी। सुधा जी एक डब्बा खोलती है, अरे आपके यहाँ चाय पत्ती ताजमहल यूज होती है, हम तो शुरू से रेड लेबल पीते हैं, उसमें कलर भी अच्छा आता है और कड़कपन भी होता है। रमा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं समधन जी, कल सुबह ही रेड लेबल आ जाएगी। सुधा जी गैस जलाती है, अनु जरा चाय के कप निकालना। अनु अपनी पुरानी आदत के हिसाब से अपने मायके वाले अंदाज में ऊपर की शेल्फ खोलकर अपने फेवरेट बड़े वाले डिजाइनर कॉफी मग निकालती है। सुधा जी तुरंत टोकती है, अरे अनु ये क्या बड़े बड़े बाल्टियों जैसे मग निकाल लिए तूने, ससुर जी को चाय उस छोटे वाले बोन चाइना के कप में देना, उन्हें इतने बड़े मग में चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। अनु हड़बड़ाते हुए कहती है, जी मम्मी जी अभी बदल देती हूँ। रमा जी को थोड़ा अजीब लगता है कि उनके खुद के घर में उनकी बेटी पर कोई और हुक्म चला रहा है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती। तभी समीर किचन के दरवाजे पर आता है। अनु यार मेरा वो ब्लू वाला टॉवल कहाँ है, मिल नहीं रहा बैग में, और मुझे थोड़ी भूख लग रही है, कुछ मैगी वैगी बना दोगी क्या? समीर को अचानक याद आता है कि वो अपने घर में नहीं है और उसकी सास भी वहीं खड़ी है। रमा जी तुरंत समीर को देखती है। रमा जी हैरानी से बोलती है, अरे दामाद जी आप मैगी क्यों खाएंगे, मैगी तो बच्चे खाते हैं, मैं आपके लिए गर्मा गर्म गोभी के पकौड़े तल रही हूँ। और टॉवल, अरे रामू दामाद जी का टॉवल बाथरूम में रख जल्दी। समीर शर्मिंदा हो जाता है। समीर कहता है, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, रामू को क्यों परेशान कर रही हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद ले लूंगा, और पकौड़े की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो बेटा, आप हमारे दामाद हैं, आप काम करेंगे तो हमें पाप लगेगा, आप बाहर जाकर एसी में बैठिए और टीवी देखिए। सुधा जी चाय छानते हुए समीर को घूरती है। उनका बेटा उनके सामने दामाद बनकर खड़ा है और उन्हें ये देखकर अजीब सी इनसिक्योरिटी हो रही थी। जो समीर घर में चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगता था और किचन में घुसकर खुद भी कुछ बना लेता था, वो यहाँ पानी का ग्लास उठाने में भी संकोच कर रहा था। समीर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद अनु अपने रूम में आती है और देखती है समीर बेड पर एक कोने में चुपचाप बैठा है। अनु हंसते हुए कहती है, क्या हुआ समीर, आप इतने डरे डरे से क्यों बैठे हैं, ये बेड आपको खाएगा नहीं। यार अनु ये रूम बहुत पिंक पिंक है, और तुम्हारे पापा मुझे हर 10 मिनट में पूछ रहे हैं, दामाद जी एसी का टेम्परेचर ठीक है, दामाद जी दूध पियेंगे, दामाद जी टीवी का रिमोट चाहिए। यार मैं दामाद नहीं उनका बेटा बनना चाहता हूँ। ये एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट मुझे बहुत ऑकवर्ड फील करा रही है। मैं अपने ही कपड़े धोने में झिझक रहा हूँ कि कहीं कोई देख ना ले, समीर ने कहा। अनु समीर के पास आकर बैठती है और बहुत ही प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में ले लेती है। पता है समीर, जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है ना, तो उसे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। समीर अनु की तरफ देखता है। जब मैं पहली बार आपके घर आई थी शादी के बाद, तो मुझे भी हर छोटी छोटी चीज पूछनी पड़ती थी। पानी कहाँ है, अपना गीला तौलिया कहाँ सुखाना है, कौन सी कुर्सी पर ससुर जी बैठते हैं, किस बर्तन में चाय बनानी है, सब कुछ नया था। और सबसे बड़ी बात, मुझे हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं कोई मेरी किसी छोटी सी गलती पर मुझे जज तो नहीं कर रहा। समीर गौर से अनु की सारी बातें सुन रहा था। आज आप यहाँ हैं तो आपको समझ आ रहा है कि अपना कंफर्ट जोन छोड़कर किसी दूसरे के घर के रूल्स के हिसाब से जीना कितना मुश्किल होता है। लड़कियां तो ये पूरी जिंदगी करती है समीर, आपको तो सिर्फ 20 दिन रहना है।
समीर को आज पहली बार समझ में आ रहा था कि एक लड़की अपना घर छोड़कर जब दूसरे घर जाती है तो उसे कितना कुछ बदलना पड़ता है। तभी समीर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर अनु की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर क्या किया होगा ऐसा समीर ने जिसे देखकर अनु हैरान हो गई। समीर मुस्कुराकर अनु को साइड हग करता है। समीर कहता है, यू आर राइट अनु, तुम लड़कियां सच में बहुत स्ट्रांग होती हो। हम लड़के तो 2-3 दिन में ही घबरा जाते हैं और हमें अपना घर याद आने लगता है। आई प्रॉमिस, मैं अच्छे से एडजस्ट करूंगा और तुम्हारे मम्मी पापा का बेटा बनकर रहूंगा, वीआईपी दामाद नहीं। तभी बाहर हॉल से सुधा जी की तेज आवाज आती है। सुधा जी चिल्लाते हुए कहती है, अरे रामू, ये कैसा पानी है? इसमें तो आरओ का टेस्ट ही नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल मीठा नहीं है। अनु, ओ अनु, जरा बाहर आना। अनु और समीर एक दूसरे को देखते हैं और गहरी सांस लेते हैं। समीर हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरा एडजस्ट करना तो फिर भी आसान है, पर मेरी माँ का तुम्हारी माँ के किचन में एडजस्ट करना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। अनु माथा पीटते हुए कहती है, वर्ल्ड वॉर 3 तो अब शुरू होगा समीर। चलिए देखते हैं अब बाहर क्या नया ड्रामा चल रहा है। ऐसे ही आज का दिन पार हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह किचन में रमा जी बड़ी फुर्ती से उपमा और साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी। तभी सुधा जी किचन में नहा धोकर पूजा करके एंटर करती है। उनकी नजर सीधे गैस स्टोव पर जाती है। अरे रमा जी, सुबह सुबह ये पीला पीला उपमा बन रहा है। दामाद जी को ये सब पसंद नहीं आएगा। समीर को तो सुबह सुबह गर्मा गर्म आलू के पराठे और ऊपर से सफेद मक्खन चाहिए होता है। उसका पेट इस घास फूस से नहीं भरता। अरे समधन जी, दामाद जी ने तो कल रात को कहा था कि उन्हें सुबह लाइट ब्रेकफास्ट चाहिए, और वैसे भी उपमा में काजू किशमिश डाले हैं। बहुत टेस्टी बना है, आप टेंशन मत लीजिए। सुधा जी आटा निकालते हुए कहती है, रमा जी, लड़के तो कुछ भी बोल देते हैं संकोच में, पर माँ होने के नाते मुझे पता है कि मेरे बेटे की असली भूख क्या है। आप अपना उपमा बनाइए, मैं समीर और शर्मा जी के लिए पराठे सेक देती हूँ। अनु किचन के दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ की साइड ले या अपनी सास की। अरे मम्मी जी, आप क्यों मेहनत कर रही हैं? मैं बना देती हूँ ना समीर के लिए पराठे, आप जाकर बाहर बैठिए। सुधा जी अनु को घूरते हुए कहती है, तू रहने दे अनु, तू मायके में है तो तू अभी आराम कर। वैसे भी तेरे हाथ के पराठे थोड़े कड़क हो जाते हैं। समीर को मेरे हाथ के ही मुलायम पराठे पसंद है। रमा जी को ये बात थोड़ी चुभ गई। उनके ही किचन में उनकी बेटी के कुकिंग स्किल्स को ताना मारा जा रहा था। रमा जी ने कहा, कोई बात नहीं समधन जी, हमारी अनु तो जो भी बनाती है दामाद जी बहुत शौक से खाते हैं। प्यार का स्वाद जो होता है उसमें। तभी समीर किचन में आता है। उसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। समीर कहता है, गुड मॉर्निंग। वाओ, आज नाश्ते में क्या बन रहा है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सुधा जी बोली, आ गया मेरा बेटा। देख समीर, मैं तेरे लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना रही हूँ। ये लोग तो उपमा खिला रहे थे तुझे। रमा जी थोड़ी उदास हो जाती हैं। दामाद जी, आपने ही तो कल लाइट नाश्ता मांगा था, मैंने आपके लिए स्पेशल उपमा बनाया है। समीर समझ गया था कि यहाँ कोल्ड वॉर चल रहा है। अगर उसने पराठा चुना तो अनु की माँ को बुरा लगेगा, और अगर उपमा चुना तो उसकी अपनी माँ नाराज हो जाएगी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। समीर ने अनु की तरफ देखा। अनु ने इशारे से कहा, अब खुद ही हैंडल करो। समीर ने कहा, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मम्मी जी, मैं आपका उपमा भी खाऊंगा क्योंकि आपके हाथ के उपमे का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। और माँ, आपका एक पराठा भी खाऊंगा क्योंकि आपके हाथ का स्वाद तो वर्ल्ड फेमस है। दोनों माताओं के चेहरे पर स्माइल आ गई। अनु ने राहत की सांस ली। समीर ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए थे। अनु और समीर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और किचन से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। शर्मा जी और वर्मा जी न्यूज़पेपर के पन्ने पलटते हुए राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। शर्मा जी, दामाद जी को और पराठे दीजिए ना। अरे नहीं पापा जी, मेरा पेट एकदम फुल हो गया है, बहुत टेस्टी था सब कुछ। समीर अपना नाश्ता खत्म करता है। अपनी नॉर्मल आदत के हिसाब से वो अपनी प्लेट और पानी का ग्लास उठाता है और किचन के सिंक की तरफ जाने लगता है। तभी रमा जी की नजर समीर पर पड़ती है। वो ऐसे चीखती है जैसे समीर ने कोई बम उठा लिया हो। रमा जी घबराते हुए बोली, अरे अरे दामाद जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? प्लेट वहीं छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रामू, ओ रामू, दामाद जी की प्लेट उठा जल्दी। समीर अपनी जगह रुक जाता है। समीर हंसते हुए कहता है, अरे मम्मी जी, इसमें अनर्थ क्या है? मैं बस अपनी प्लेट सिंक में रखने जा रहा था। रामू क्यों उठाएगा मेरे झूठे बर्तन? रमा जी जल्दी से अपनी जगह से उठकर समीर के हाथ से प्लेट छीनती है। हे भगवान, आप हमारे घर के दामाद हैं, आपके हाथ झूठे होंगे और फिर आप बर्तन उठाएंगे? ये हमारे यहाँ नहीं होता। लोग क्या कहेंगे कि वर्मा जी अपने दामाद से काम करवाते हैं? पाप लगेगा मुझे। सुधा जी भी वहां आ जाती है।
सही कह रही है रमा जी। समीर, तू प्लेट वहीं छोड़ दे, तू यहाँ मेहमान है, कोई नौकर नहीं। अनु ये सब देख रही थी। उसे याद आया कि जब वो समीर के घर पहली बार गई थी तो सुधा जी ने उसे क्या कहा था, अनु बेटा इस घर को अपना ही समझना, अपनी प्लेट खुद उठाना और सिंक में रख देना। समीर की नजर अनु पर पड़ती है। समीर को भी अनु की वो बात याद आती है जो उसने कल रात बेडरूम में कही थी, कंफर्ट जोन छोड़ना कितना मुश्किल होता है। समीर एक गहरी सांस लेता है और प्लेट वापस अपने हाथ में ले लेता है। समीर बहुत ही प्यार से कहता है, मम्मी जी, अनु जब मेरे घर पर होती है तो पूरे घर के बर्तन भी उठा लेती है, किचन भी साफ कर देती है। क्या तब उसके हाथ झूठे नहीं होते? क्या तब उसके काम करने से किसी को पाप नहीं लगता? पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। शर्मा जी भी अखबार नीचे रख देते हैं। समीर कहता है, जब अनु शादी करके मेरे घर आई तो मेरी माँ ने कहा था कि ये घर आज से तुम्हारा है। तो जब ये अनु का घर है तो ये मेरा भी तो घर हुआ ना। अगर मैं यहाँ दामाद बनकर ही रहूंगा तो मैं कभी आपका बेटा नहीं बन पाऊंगा, और मुझे मेहमान नहीं, आपका बेटा बनना है। समीर मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट सिंक में रख देता है और अपने हाथ धो लेता है। रमा जी की आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। वो भावुक हो जाती है। दामाद के मुंह से बेटा शब्द सुनकर उनका दिल पिघल गया था। रमा जी ने कहा, जीते रहो बेटा, सच में मेरी अनु बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला। सुधा जी को ये देखकर थोड़ी सी जलन भी होती है और थोड़ा गर्व भी। अनु समीर को देखकर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है। अनु धीमी आवाज में कहती है, थैंक यू समीर, आप सच में बहुत अच्छे हैं। दोपहर के वक्त वर्मा जी यानी कि अनु के पापा एक सीढ़ी पर चढ़े हुए थे। उनके हाथ में एक पेचकस था और वो हॉल के सीलिंग फैन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जो कल से अजीब सी आवाजें कर रहा था। वर्मा जी ने कहा, अरे रमा, ये पंखे का कैपेसिटर शायद खराब हो गया है, इलेक्ट्रिशियन को फोन किया तुमने? तभी समीर जो सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था वहां से उठकर वर्मा जी के पास आता है और कहता है, पापा जी आप नीचे आइए, आपको चक्कर आ जाएगा, लाइए मैं देखता हूँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप क्यों परेशान होंगे, आप जाकर अपना ऑफिस का काम कीजिए, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। पापा जी, अगर आपने मुझे फिर से दामाद जी बोला ना तो मैं अभी के अभी अपना सूटकेस पैक करूंगा और हम सब लॉज में चले जाएंगे। मेरा नाम समीर है, आप मुझे समीर ही बुलाएंगे, प्रॉमिस? वर्मा जी ने कहा। ठीक है भाई, समीर लो जरा देखो इसे। समीर सीढ़ी पर चढ़ता है। 10 मिनट के अंदर वो पंखे का तार सही जगह फिक्स कर देता है। स्विच ऑन करते ही पंखा एकदम स्मूथ चलने लगता है। शर्मा जी ने हंसते हुए कहा, वर्मा जी ये इंजीनियर है, मेरे घर की आधी चीजें खुद ही रिपेयर कर देता है, आप इसे खाली मत बैठने दीजिएगा वरना ये बोर हो जाएगा। वर्मा जी समीर की पीठ थपथपाते हैं। यार समीर, तुमने तो कमाल कर दिया, इलेक्ट्रीशियन 500 रुपए ठग लेता मुझसे। चलो इसी बात पर आज शाम को हम तीनों बैठकर ताश खेलेंगे। समीर खुश था। वो धीरे धीरे इस घर के वीआईपी गेस्ट वाले रुतबे से बाहर निकलकर घर के बेटे वाले रोल में आ रहा था। शाम का वक्त था। सुधा जी अपने कमरे में बैठी थी और शर्मा जी अपना चश्मा साफ कर रहे थे। सुधा जी ने कहा, सुन रहे हैं आप? देख रहे हैं अपने लाडले को कैसे रमा जी के आगे पीछे घूम रहा है? मम्मी जी ये ला दूं, पापा जी वो कर दूं। मेरे घर में तो इसे पानी का ग्लास उठाने में भी मौत आती थी। मेरा बेटा तो हाथ से जा रहा है। शर्मा जी चश्मा पहनते हुए और शांति से जवाब देते हैं, सुधा, तुम हमेशा हर चीज का नेगेटिव मतलब क्यों निकालती हो? तुम्हारा बेटा हाथ से नहीं जा रहा बल्कि वो बड़ा हो रहा है। सुधा जी मुंह बनाते हुए कहती है, बड़ा हो रहा है? ये दामाद है इस घर का, इसे अपना रुतबा बनाकर रखना चाहिए। कल को ये लोग समझेंगे कि हमारा लड़का तो जोरू का गुलाम बन गया है। शर्मा जी सुधा जी के पास बैठकर बोलते हैं, सुधा एक बात बताओ, जब अनु हमारे घर आई थी तो क्या तुमने उसे नहीं कहा था कि वो इस घर की बेटी है? हाँ कहा था। तो शर्मा जी ने कहा, तो जब अनु अपना घर बार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर की बेटी बन सकती है, हमारे घर के हर नियम कानून को अपना सकती है, तो क्या हमारा बेटा 20 दिन के लिए उनके घर का बेटा नहीं बन सकता? अनु भी तो यही सब करती है ना हमारे घर में। सुधा जी चुप हो जाती हैं। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। शर्मा जी प्यार से कहते हैं, समीर वही कर रहा है जो एक अच्छे पति और एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। वो अपनी पत्नी के माता पिता को वही इज्जत दे रहा है जो अनु हमें देती है। तुम्हें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी परवरिश कितनी अच्छी है। सुधा जी का दिल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन एक टिपिकल सास होने के नाते उनका ईगो अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। वो मन ही मन कुछ सोच रही थी। रात के वक्त डिनर की तैयारी चल रही थी।
अनु और समीर सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। दोनों बहुत रिलैक्स लग रहे थे। अनु समीर के कंधे पर सर रखते हुए बोली, समीर, आप सच में बेस्ट हैं। पापा मम्मी कितने खुश हैं आज। आपने सब कुछ इतनी आसानी से हैंडल कर लिया। समीर ने कहा। मैंने कहा था ना अनु, जब तुम मेरे लिए अपनी पूरी दुनिया बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए 20 दिन के लिए अपना कंफर्ट जोन तो बदल ही सकता हूँ। तभी घर का लैंडलाइन फोन जोर जोर से बजने लगता है। रमा जी किचन से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और फोन उठाती है। रमा जी फोन पर बोलती है, हेलो जी दीदी, नमस्ते। फोन पर कोई ऐसी बात बोलता है कि रमा जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनका हाथ कांपने लगता है। रमा जी घबराते हुए कहती हैं कि क्या आप कल सुबह आ रही हैं यहाँ? मतलब कितने दिन के लिए? जी दीदी, आइए आइए। रमा जी फोन रखती है। वर्मा जी, अनु और समीर सब उनकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे होते हैं। आखिर किसका फोन आया होगा रमा जी को, और ऐसा कौन आ रहा था जिसके नाम भर से रमा जी डर गईं? रमा जी फोन रखती हैं। वर्मा जी, अनु और समीर सब उनकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। वर्मा जी ने कहा, क्या हुआ रमा, किसका फोन था? तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? रमा जी कांपती आवाज में बोली, जी कानपुर वाली जीजी का फोन था। अनु की बड़ी बुआ, वो कल सुबह 4 दिन के लिए हमारे घर रहने आ रही है। अनु के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। क्या बुआ जी आ रही हैं? हे भगवान! समीर को समझ नहीं आ रहा था कि एक बुआ के आने से इतनी घबराहट क्यों हो रही है सबको। समीर ने कहा, अनु क्या हुआ? बुआ जी आ रही है ना, तो अच्छी बात है, हम भी उनसे मिल लेंगे। रमा जी सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है। रमा जी ने कहा, दामाद जी, आपको नहीं पता, जीजी बहुत पुराने ख्यालों की है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उन्हें पता चला कि लड़के वाले यानी आप और आपके माता पिता हमारे घर यानी लड़की वालों के घर में टिके हुए हैं तो वो तो आसमान सिर पर उठा लेंगी। वो इसे बहुत बड़ा अपशकुन मानती है। वो तो ताने मार मार कर हमारा जीना हराम कर देगी। सुधा जी, जो अभी अभी कमरे से बाहर आई थी, उन्होंने ये बात सुन ली। सुधा जी गुस्से में बोली, क्या मतलब? आपके घर के लोगों को हमारे यहाँ रहने से एतराज है? तो ठीक है रमा जी, हम अभी अपना बैग पैक करते हैं। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ किसी की बुआ के ताने सुनने का। समीर, बैग पैक कर। अनु और समीर दोनों सन्न रह जाते हैं। सुधा जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उनका ईगो हर्ट हो गया था कि किसी बुआ के डर से उन्हें घर छोड़ने की बात सोची जा रही है। सुधा जी रमा जी की तरफ देखती है। देखिए रमा जी, हम यहाँ कोई भीख मांगने नहीं आए हैं। हमारे घर की छत टूट गई थी और आपके पति ने जबरदस्ती हमें यहाँ बुलाया। अब अगर आपकी इस कानपुर वाली जीजी को हमारे यहाँ रहने से तकलीफ है तो हम अपने लॉज में चले जाते हैं। माँ, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं? मम्मी जी ने ऐसा थोड़ी कहा कि हम चले जाएं। वो तो बस बुआ जी के नेचर से डर रही हैं। रमा जी हाथ जोड़ती है। उनका गला रूंध चुका था। समधन जी, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। जीजी बहुत पुराने सोच की है। वो अनु को ताने मारेगी कि तुम्हारे सास ससुर मायके में पड़े हैं। मैं अपनी बेटी की बेइज्जती कैसे सहूंगी? शर्मा जी ने लंबी सांस ली और कहा, रमा जी सही कह रही है सुधा। हमें समाज के उन लोगों को भी देखना पड़ता है जो हर बात का तमाशा बनाते हैं। हम कल सुबह ही पास वाले होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। अनु अचानक बीच में आती है। कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये मेरा घर है और आप लोग मेरे परिवार हैं। कोई बुआ आकर मेरे सास ससुर को होटल में नहीं भेज सकती। समीर ने कहा, लेकिन अनु, बुआ जी को पता चलेगा तो वो तमाशा करेंगी। हम ये 4 दिन कैसे निकालेंगे? कौन कह रहा है उन्हें पता चलेगा? हम झूठ बोलेंगे। वर्मा जी ने हैरानी से कहा। झूठ? कैसा झूठ? पापा, बुआ जी को हम ये बताएंगे कि समीर और मम्मी पापा यहाँ रहने नहीं आए हैं, बल्कि वो लोग पास वाले रॉयल होटल में ठहरे हुए हैं और बस दिन में हमसे मिलने आ जाते हैं। सुधा जी आंखें फाड़ते हुए बोली, क्या बकवास है ये? मैं अपने ही समधी के घर में छुप छुप कर रहूंगी? समीर ने कहा। माँ, ये बहुत ब्रिलियंट आइडिया है। बुआ जी को लगेगा कि हम होटल में हैं, तो उनकी पुरानी सोच भी बनी रहेगी और उनका ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। हमें बस उनके सामने ये प्रिंटेड करना है कि हम अभी अभी बाहर से आए हैं। शर्मा जी हंसते हुए बोले, मुझे तो ये किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह लग रहा है। चलो भाई, अनु की खुशी के लिए नाटक भी कर लेते हैं। सुधा जी मुंह बनाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी इस बात की तसल्ली थी कि उन्हें अपना बोरिया बिस्तर उठाकर किसी अजनबी होटल में नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। पूरा घर गहरी नींद में था। तभी मेन गेट की घंटी जोर जोर से बजने लगी। रमा जी हड़बड़ा कर उठती है। रमा जी वर्मा जी को हिलाते हुए कहती है, उठिए, जीजी आ गई है।
हे भगवान, इतनी सुबह। अनु और समीर भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। तभी गेस्ट रूम का दरवाजा खुलता है और सुधा जी अपने फ्लोरल नाइटी पहने, आंखों पर स्लीपिंग मास्क लगाए, उबासी लेते हुए बाहर आती है। अरे रमा जी, ये दूध वाला इतनी सुबह क्यों आ गया? अनु चीखते हुए कहती है। मम्मी जी अंदर जाइए, बुआ जी आ गई हैं। सुधा जी नींद में बोली। तो मैं क्या करूं, आरती उतारूं? समीर दौड़कर अपनी माँ को पकड़ता है। समीर कहता है, माँ हमारा झूठ, आप यहाँ होटल से मिलने आई हैं। नाइटी पहनकर कौन मिलने आता है? बुआ जी को शक हो जाएगा, जल्दी चेंज कीजिए। सुधा जी की नींद उड़ जाती है। वो दौड़कर वापस गेस्ट रूम में घुस जाती है और शर्मा जी को उठाती है। इतनी देर में रमा जी ने दरवाजा खोल दिया था। सामने कमला बुआ खड़ी थी, एकदम कड़क सूती साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथ में पूजा की छोटी सी टोकरी और चेहरे पर ऐसा रौब जैसे वो कोई स्कूल की प्रिंसिपल हो। तभी समीर अपने कमरे से भागते हुए आता है। उसने हड़बड़ाहट में अपनी टी शर्ट उल्टी पहन ली थी। समीर पैर छूता है। नमस्ते बुआ जी, मैं यही हूँ। कमला बुआ समीर को ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, जीते रहो दामाद जी, पर आप दोनों यहाँ सुबह सुबह? अनु जल्दी से बोली, हाँ बुआ जी, वो समीर के घर में थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है ना, तो हम लोग पास वाले रॉयल होटल में ठहरे हुए हैं। बस अभी अभी आपसे मिलने आए हैं। कमला बुआ आंखें सिकोड़ते हुए बोली, अच्छा होटल में ठहरे हो, पर दामाद जी की टी शर्ट तो उल्टी है और बाल ऐसे बिखरे हैं जैसे अभी बिस्तर से उठे हो। समीर हड़बड़ाकर अपनी टी शर्ट देखता है और झेंपते हुए कहता है, वो बुआ जी, हम लोग मॉर्निंग वॉक करके सीधे आ गए ना, इसीलिए पसीने में टी शर्ट उल्टी पहन ली थी। तभी पीछे से सुधा जी और शर्मा जी पूरी तरह तैयार होकर साड़ी और पैंट शर्ट पहनकर बाहर आते हैं। सुधा जी ने इतनी जल्दी में साड़ी पहनी थी कि उनकी प्लीट्स भी ठीक से नहीं बैठी थी। सुधा जी बोली, अरे अनु बेटा, ये होटल का नाश्ता तो बहुत ही बकवास था, हम तो भूखे ही रह गए। ओहो, नमस्ते कमला जी, कैसी हैं आप? हम बस अभी अभी होटल से आ रहे हैं। कमला बुआ सुधा जी को शक भरी नजरों से देखती है। कमला बुआ व्यंग कसते हुए कहती है, नमस्ते समधन जी, कमाल है, आप लोग होटल से इतनी सुबह यहाँ आ गए और वो भी बिना चाय पिए। शर्मा जी हंसते हुए कहते हैं, क्या करें कमला जी, वर्मा जी की दोस्ती और रमा जी के हाथों की चाय हमें होटल में रुकने कहाँ देती है। बस नहा धोकर सीधे यहाँ चले आए। कमला बुआ ने मन ही मन सोचा, दाल में कुछ तो काला है। झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन उसे छुपाना बहुत मुश्किल। पूरा दिन अनु और समीर बुआ से चीजें छुपाने में लगे रहे। बुआ जी बाथरूम की तरफ जा रही थी हाथ धोने। तभी अनु को याद आया कि बाथरूम में समीर का शेविंग किट और सुधा जी का डिजाइनर शैम्पू रखा है। अगर बुआ जी ने वो देख लिया तो समझ जाएंगी कि ये लोग यहीं रह रहे हैं। अनु चीखते हुए बोली, बुआ जी रुकिए। कमला बुआ झटके से रुक गई। क्या हुआ, करंट है क्या बाथरूम में? अनु घबराते हुए बोली, वो बुआ जी अंदर छिपकली है, बहुत बड़ी। कमला बुआ को छिपकलियों से बहुत डर लगता था। वो 2 कदम पीछे हट गई। हे राम, रमा, तेरे घर में साफ सफाई नहीं है क्या? अनु जा भगा उसे, भगा। अनु तुरंत बाथरूम में घुसती है। वो जल्दी जल्दी समीर का शेविंग किट, सुधा जी का शैम्पू और शर्मा जी का तौलिया एक बाल्टी में डालती है और उसके ऊपर एक पुराना कपड़ा ढक देती है। अनु बाहर आकर गहरी सांस लेती है। भाग गई बुआ जी, आप जाइए। समीर दूर खड़ा ये सब देख रहा था और अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। इधर डाइनिंग टेबल पर सुधा जी बैठी थी। रमा जी ने खाना परोसा हुआ था। सुधा जी की एक आदत थी, वो खाना खाने के बाद अपनी बीपी और शुगर की दवाइयां एक बड़े से डब्बे से निकाल कर खाती थी। वो डब्बा उन्होंने टेबल पर ही रखा हुआ था। कमला बुआ डाइनिंग टेबल पर आती हैं, उनकी नजर उस डब्बे पर पड़ती है। कमला बुआ सुधा जी से कहती हैं, समधन जी, आप तो होटल में ठहरी है ना, फिर ये दवाइयों का पूरा डब्बा यहाँ डाइनिंग टेबल पर क्या कर रहा है? इससे तो आपके होटल के कमरे में होना चाहिए था। वर्मा जी के मुंह का निवाला अटक जाता है। सुधा जी हकलाते हुए कहती है, वो क्या है ना कमला जी, मुझे कभी भी चक्कर आ जाते हैं तो मैं अपना पूरा मेडिकल स्टोर अपने साथ ही लेकर चलती हूँ, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, है ना शर्मा जी? शर्मा जी जबरदस्ती हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तो आदत है, कहीं भी जाती हैं तो पूरा डिब्बा साथ रखती हैं। कमला बुआ को यकीन तो नहीं हुआ था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। शाम की चाय का वक्त था, सब लोग हॉल में बैठे थे। कमला बुआ अपने पुराने प्रवचन के मूड में थी। कमला बुआ चाय पीते हुए कहती है, रमा,
आजकल की लड़कियों में वो संस्कार कहाँ रहे। हमारे जमाने में लड़की शादी के बाद मायके की तरफ मुड़कर नहीं देखती थी, और लड़के वालों का तो रुतबा ही अलग होता था। समधी अगर लड़की वालों के घर आ जाए तो वो उनके यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे। यही तो इज्जत है। सुधा जी चुपचाप ये सब सुन रही थी। कमला बुआ सुधा जी की तरफ देखकर बोली, क्यों समधन जी, सही कह रही हूं ना मैं? आप लोग तो बहुत ऊंचे घर के हैं। अगर आप लोग यहाँ रुक जाते तो समाज में क्या इज्जत रह जाती। लोग कहते कि लड़के वाले लड़की के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अच्छा किया आप लोगों ने जो होटल ले लिया। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। ये शब्द सुधा जी के कानों में शीशे की तरह चुभ रहे थे। ये वही शब्द थे जो उन्होंने खुद इस घर में आने से पहले अनु से कहे थे। लोग क्या कहेंगे कि लड़के वाले लड़की के टुकड़ों पर पल रहे हैं। लेकिन आज उन्हें ये शब्द बहुत अजीब और खोखले लग रहे थे। सुधा जी ने देखा कि रमा जी सुबह 5 बजे से उठकर उनके लिए बिना चीनी की मिठाइयां बना रही थी। वर्मा जी शर्मा जी के साथ बैठकर उन्हें पुराने गाने सुना रहे थे ताकि वो बोर ना हो। और अनु, बेचारी अनु, सुबह से लेकर शाम तक उनकी चीजें छुपा रही थी, झूठ बोल रही थी, सिर्फ इसीलिए ताकि सुधा जी का ईगो और इज्जत कमला बुआ के सामने बनी रहे। सुधा जी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। जो लोग उनके लिए इतना कुछ कर रहे थे, जो उन्हें इतना प्यार दे रहे थे, उन्हें वो टुकड़ों पर पलना कैसे कह सकती थी। सुधा जी ने अपना चाय का कप मेज पर रखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। कमला जी, सब लोग अचानक सुधा जी की तरफ देखने लगे। आप गलत कह रही हैं। इज्जत किसी का पानी न पीने से नहीं बढ़ती, बल्कि प्यार से पिलाए हुए उस पानी को अमृत समझकर पीने से बढ़ती है। कमला बहुत चौंक गई। क्या मतलब समधन जी? मतलब ये कमला जी कि हम किसी होटल में नहीं रुके हैं। हम पिछले 3 दिन से यहीं इसी घर में रह रहे हैं। ये हमारी अनु का घर है, रमा जी और वर्मा जी का घर है, और अब से ये मेरा भी घर है। कमला बुआ के हाथ से चाय का कप छलक गया। रमा जी और वर्मा जी हैरान रह गए। अनु और समीर तो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए। जिस झूठ को वो सुबह से बचा रहे थे, सुधा जी ने खुद उसे तोड़ दिया था। आगे क्या होगा, क्या करेगी कमला बुआ, ये जानकर आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मतलब ये कमला जी कि हम किसी होटल में नहीं रुके हैं। हम पिछले 3 दिन से यहीं इसी घर में रह रहे हैं। ये हमारी अनु का घर है, रमा जी और वर्मा जी का घर है, और अब से ये मेरा भी घर है। कमला बुआ के हाथ से चाय का कप छलक गया। रमा जी और वर्मा जी हैरान रह गए। अनु और समीर तो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए। जिस झूठ को वो सुबह से बचा रहे थे, सुधा जी ने खुद उसे तोड़ दिया था। कमला बुआ आग बबूला होते हुए बोली, हे राम राम, रमा, ये क्या अनर्थ हो रहा है तेरे घर में? लड़के वाले तेरे यहाँ रह रहे हैं? तूने मुझे झूठ बोला। सुधा जी रमा जी के आगे ढाल बनकर खड़ी होती है। रमा जी ने झूठ नहीं बोला कमला जी, वो तो मेरी झूठी इज्जत बचाने के लिए बेचारी मेरी इस पर्दापोशी में साथ दे रही थी। मुझे डर था कि आप जैसे पुरानी सोच वाले लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि जो लोग अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना घर खोल सकते हैं, उनके यहाँ रहने से मेरी इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि रमा जी की इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई है। समीर अपनी माँ को ऐसे बोलते देखकर अवाक था। उसने कभी अपनी माँ को इतना ब्रॉड माइंडेड और सुलझा हुआ नहीं देखा था। और कमला जी, अगर आपको लगता है कि बेटी के ससुराल वालों का मायके में रहना कोई पाप है, तो आप शौक से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि हम तो अगले 15 दिन यहीं रहने वाले हैं। शर्मा जी की चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने गर्व से अपनी पत्नी की तरफ देखा। कमला बुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई। कमला बुआ गुस्से में बोली, बहुत खूब, जब समधन ही बेशरम हो गई है तो मैं क्या कहूँ। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रोकूंगी जहाँ धर्म कर्म का कोई लिहाज ही नहीं है। मैं आज रात की ट्रेन से वापस कानपुर जा रही हूँ, समीर ने कहा। बुआ जी, अगर आप रुकना चाहें तो रुक सकती हैं। मैं आपके लिए भी एक डिजाइनर शैम्पू और शेविंग किट का इंतजाम कर दूंगा ताकि छिपकली ना आए। समीर का ये जोक सुनकर अनु, शर्मा जी और वर्मा जी की हंसी छूट गई। बुआ जी पैर पटकते हुए गेस्ट रूम की तरफ चली गई और अपना बैग पैक करने लगी। कुछ देर बाद सुधा जी सोफे पर बैठी थी। रमा जी उनके पास आई और धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। रमा जी ने कहा, समधन जी, आज आपने जो जीजी के सामने कहा, उसके लिए मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरी अनु का और हमारा सर समाज के सामने ऊंचा कर दिया। सुधा जी रमा जी का हाथ कसकर पकड़ती है और मुस्कुराती है। सुधा जी कहती हैं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए रमा जी। आपने मुझे इस 3 दिन में सिखा दिया कि रिश्ते अहंकार से नहीं, अपनापन से चलते हैं। जब मेरी बेटी अनु मेरे घर को अपना मान सकती है, तो मैं उसके घर को अपना क्यों नहीं मान सकती। अनु ये सुनकर दौड़ कर आई और अपनी सास के गले लग गई। अनु ने रोते हुए कहा, आई लव यू मम्मी जी, आप दुनिया की बेस्ट सास हैं। सुधा जी अनु के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं,
बेस्ट सास तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अब मैं तेरी माँ बनने की कोशिश जरूर करूंगी। और समीर आगे आता है। अब तू आराम से अपने तौलिए बाथरूम में छोड़ सकता है, कोई तुझसे कुछ नहीं कहेगा, तू दामाद नहीं है यहाँ का। समीर और वर्मा जी जोर से हंस पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद सुबह का समय। आज किचन का नजारा पहले दिन से बिल्कुल अलग था। रमा जी और सुधा जी एक साथ खड़ी थी और उनके बीच कोई कोल्ड वॉर नहीं चल रही थी। सुधा जी गैस पर चाय उबाल रही थी और रमा जी पास खड़ी पकौड़ों के लिए बेसन घोल रही थी। रमा जी, आज मैंने आपकी वो ताजमहल चाय पत्ती में अपनी रेड लेबल थोड़ी सी मिला दी है, देखिएगा आज चाय में स्वाद भी आएगा और कड़कपन भी। रमा जी ने हंसते हुए कहा अरे वाह समदन जी, ये तो आपने एकदम नया ब्लेंड बना दिया। सच कहूं तो पिछले 20 दिनों में मुझे आपके हाथ की चाय की ऐसी आदत हो गई है कि अब कल से मेरे गले के नीचे मेरी अपनी चाय नहीं उतरेगी। सुधा जी मुस्कुराते हुए और थोड़ा भावुक होकर बोली, आदत तो मुझे भी बहुत सी चीजों की होगी रमा जी। सुबह सुबह आपके साथ बैठकर पूजा करना, बालकनी में बैठकर गप्पे मारना, पता ही नहीं चला ये 20 दिन कैसे कट गए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी सगी बहन के घर आई हुई हूँ। तभी समीर लोअर और ढीली सी टी शर्ट पहने बाल खुजाते हुए किचन में आता है। वो अब बिल्कुल सिंपल रहता है। समीर जम्हाई लेते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग दोनों मम्मी जी, चाय बन गई क्या? और हाँ रमा, मम्मी, मेरा वो ग्रे वाला ट्रैक पैंट प्रेस हो गया क्या? मुझे पैकिंग करनी है। रमा जी प्यार से समीर के गाल पर हाथ रख देती है। हाँ बेटा, तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है मैंने, और पैकिंग की क्या जल्दी है, शाम को चले जाना आराम से, समीर ने कहा। मम्मी जी शाम को ही जाएंगे, पर पैकिंग तो करनी पड़ेगी ना। वैसे सच बताऊं, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यहाँ रामू भैया टाइम पे चाय दे देते हैं, आप बढ़िया सा नाश्ता बना देती हैं, मैं तो एकदम बिगड़ गया हूँ यहाँ आकर। सुधा जी हंसते हुए बोली, देख रही हैं रमा जी, ये लड़का अपने ही घर जाने में नखरे कर रहा है, इसे तो परमानेंट घर जमाई बनने का शौक चढ़ गया है। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। अब सुधा जी अपने मुंह से घर जमाई शब्द ताने की तरह नहीं, बल्कि एक मजाक की तरह बोल रही थी। शर्मा जी और वर्मा जी सोफे पर बैठकर चेस खेल रहे थे। दोनों के बीच अब एक गहरी दोस्ती हो चुकी थी। वर्मा जी वजीर चलते हुए कहते हैं, चक शर्मा जी, आज तो आप हारेंगे, आपका ध्यान गेम में नहीं है। शर्मा जी हंसते हुए अपने राजा को बचाते हैं। ध्यान गेम में कैसे होगा वर्मा जी? सोच रहा हूँ कल सुबह जब मैं उठूंगा तो अखबार को लेकर बहस किसके साथ करूंगा, आप तो होंगे ही नहीं। वर्मा जी थोड़ा उदास होते हुए कहते हैं, सही कह रहे हैं शर्मा जी, ये घर बहुत बड़ा है और हम दोनों पति पत्नी इसमें अकेले रह जाते थे। अनु के जाने के बाद तो एक सन्नाटा सा छा गया था, पर इन 20 दिनों में आपने और सुधा जी ने इस घर को फिर से घर बना दिया। शर्मा जी चेस बोर्ड से नजर हटाकर वर्मा जी की तरफ देखते हैं। वर्मा जी एक बात कहूं, हमारे समाज ने बहुत अजीब से नियम बना दिए हैं। बेटी की शादी कर दो और फिर उसके घर जाने में संकोच करो। लड़के वाले हमेशा देने वाले और लड़की वाले हमेशा झुकने वाले क्यों हो? हम दोनों ने इन 20 दिनों में ये साबित कर दिया कि अगर ईगो को साइड रख दिया जाए तो दो परिवार मिलकर एक बहुत बड़ा और खुशहाल परिवार बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे तो दामाद जी में अपना बेटा नजर आने लगा है। कल रात वो मेरे साथ बैठकर मेरे टैक्स के पेपर्स ठीक कर रहा था, मुझे लगा ही नहीं कि वो दामाद है। तो फिर एक प्लान बनाते हैं, अगले महीने हम चारों, आप, रमा जी और मैं और सुधा एक ट्रिप पर चलते हैं, गोवा या केरला, क्या कहते हैं? डन जी डन। बस रमा और सुधा जी को मनाना पड़ेगा, वो दोनों तो पैकिंग के नाम से ही घबरा जाती हैं। दोनों एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं। दूसरी तरफ रूम में अनु और समीर सूटकेस पैक कर रहे थे। अनु समीर की शर्ट्स फोल्ड कर रही थी और समीर अपना लैपटॉप बैग सेट कर रहा था। अनु मुस्कुराते हुए कहती है, समीर, यकीन नहीं होता ना कि ये 20 दिन इतनी शांति से और इतने प्यार से निकल गए। मुझे तो लगा था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा इस घर में। समीर अनु के पास आकर बैठता है और कहता है, सारा क्रेडिट तुम्हें और माँ को जाता है अनु। माँ ने जिस तरह से अपनी सोच बदली और बुआ जी को जवाब दिया, मुझे उन पर बहुत प्राउड फील हुआ। और तुम्हारे मम्मी पापा ने जिस तरह हमें अपनाया, उसने मेरा नजरिया बदल दिया। अनु प्यार से समीर का हाथ पकड़ती है। और आपका क्या समीर, आपने जो पहले दिन अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने वाली बात समझी थी, उसी ने तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अगर आप वीआईपी दामाद बनकर बैठे रहते तो शायद मम्मी को कभी वो अपनापन फील ही नहीं होता। आपने उन्हें एक बेटा दे दिया समीर, थैंक यू, समीर ने कहा। अनु थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए,
इन 20 दिनों ने मुझे ये सिखाया कि शादी सिर्फ एक लड़की का अपना घर छोड़कर आना नहीं होता। शादी दो परिवारों का एक होना होता है। जब तुम मेरे घर को अपना मान सकती हो तो मुझे भी तुम्हारे घर को अपना मानना ही चाहिए। अब से ये घर मेरे लिए ससुराल नहीं, मेरा दूसरा घर है। जब मन करेगा मैं अपना सूटकेस उठाऊंगा और यहाँ आ जाऊंगा। अनु ने हंसते हुए कहा, अरे बाप रे, फिर तो रामू काका को छुट्टी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तो उन्हें कोई काम ही नहीं करने देते। समीर अनु को गले लगा लेता है। ये 20 दिन उनके लिए एक बहुत बड़ी थेरेपी साबित हुए थे। उनका प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया था। शादी दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है। हमारे समाज में लड़के वालों और लड़की वालों के बीच एक अजीब सी दीवार खड़ी कर दी जाती है, जहाँ एक पक्ष हमेशा झुकता है और दूसरा हमेशा अकड़ता है। अगर हम इस ईगो और समाज के डर की दीवार को गिरा दें तो हमें पता चलेगा कि प्यार और इज्जत दोनों तरफ बराबर है। जब एक दामाद अपने ससुराल को अपना घर और सास ससुर को अपने माता पिता मान लेता है, और जब सास अपनी समधन को अपनी बहन मान लेती है, तब एक सच्चा और खुशहाल परिवार बनता है। बेटी का घर भी अपना ही घर होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।